हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दास एकेडमिक हब। फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई के क्लास 10 के हिस्ट्री किताब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। यार, एक बात बताओ, हिस्ट्री का नाम सुनते ही सबको बुखार आ जाता है ना? जिसको भी पूछ लो, हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है और वो बोलता है, अरे यार, किताब खोलने का मन ही नहीं करता है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आज आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सोच ही बदल जाएगा। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, we should understand what is the exact definition of nationalism. Nationalism is the belief that our own country is better than all other countries. Nationalism is one's commitment and devotion towards the nation. नेशनलिज्म एक विश्वास है। कैसा विश्वास है? कि हमारा देश दुनिया में जितना भी देश है सबसे बेहतरीन है, सबसे बढ़िया है। ये हमारे देश के लिए एक प्रतिबद्धता है और भक्ति भी है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। As you know, the First World War broke out in the year 1914 and it ended in the year 1918. At that time, the entire world was divided into two power blocks. सारा विश्व दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। One was known as Central Powers, in which Germany, Austria-Hungary, and Turkey were the active participants, and the other power block was Allied Powers, in which France, ब्रिटेन एंड रशिया वे आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। तो अभी मन में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इंडिया डायरेक्टली हिस्सा नहीं लिया था, फिर इंडिया का आर्मी कैसे उसमें भाग लिया था? क्योंकि एट दैट टाइम इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड दैट इंडियन आर्मी शुड टेक पार्ट इन द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाहा कि इंडियन आर्मी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेगा, और किसके ओर से? ब्रिटिश की ओर से। ये लोगों के मन में बहुत गुस्सा आया था। किसके मन में गुस्सा आया था? इंडियन लोगों के मन में बहुत गुस्सा आया था कि भाई, आप तो वॉर लड़ रहे हो, हमें क्यों उसमें हिस्सा लेना है? तो इसका असर इंडिया के ऊपर बहुत भारी मात्रा से हुआ था। वी विल डिस्कस वन बाय वन। हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे कि उसका असर इंडिया के ऊपर क्या था। You will see here there are many points given what were the impacts of the world war over India, but you will remember only few things। बहुत सारा पॉइंट्स दिया है, आपको बस 4-5 चीज का ध्यान देना है, and I'm sure that you would not forget in your life. Let us start. So first point is that due to war, defense expenditure was increased। वार जब होगा तो डिफेंस का खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आर्म्स एंड वेपन्स खरीदने में, गोला बारूद खरीदने में पैसा लगेगा, और वो पैसा कहां से आएगा? that money was collected in the form of taxes. That means many taxes were imposed on the Indian people. Next, the price hike। हर चीज का दाम बढ़ गया था। सपोज आप मान लो कि आलू का दाम 1 रुपया 2 रुपया था, वो तुरंत बढ़ के 5 रुपया हो गया। तेल का दाम सपोज 10 रुपया था, 15 रुपया हो गया। यानी हर चीज का दाम बढ़ गया। दैट मीन्स प्राइस हाइक लेड टू द एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ द पीपुल। ये जो हर चीज का जो दरदाम बढ़ गया, लोगों का कठिनाई और बढ़ गया। और क्या हुआ था उस टाइम में? फोर्स रिक्रूटमेंट। गांव गांव में ब्रिटिश ने ये किया कि मतलब आपको इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना है फोर्सबली। दैट मीन्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपेल्ड टू द इंडियन पीपल इन द रूरल एरियाज दैट यू हैव टू ज्वाइन इन द इंडियन आर्मी। ये देखते ही लोगों के मन में और गुस्सा आ गया ब्रिटिश के ऊपर में। अरे यार, आप तो वार लड़ रहे हो, हमें क्यों घिसक रहे हो इसी वार के अंदर में? नेक्स्ट पॉइंट, during this period, particularly means from the year 1918 to 1921, there was crop failure in maximum parts of India. What happens? Due to this crop failure, लोगों के पास खाने पीने का सामान का बहुत ही शॉर्टेज हो गया था,
और उसके साथ साथ क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब आप और हमसे और ज़्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, don't we, that we are facing COVID-19, and due to this COVID-19 what is the economic condition of the country. So all these points we are responsible for the discontentment of Indian people against the British. ये सब के चलते लोगों के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही गुस्सा आ गया था। लोगों ने सोचे थे कि जब वार खत्म हो जाएगा तब परिस्थिति सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों का कठिनाई और बढ़ते गया। Our next topic is the idea of satyagraha. Friends, as you know that Mahatma Gandhi had returned from South Africa to India in the year 1915. कब वो वापस आए थे? 1915 में। Before that he had been to South Africa for practicing laws. वो साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? लॉज प्रैक्टिस करने के लिए। ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने फाइट किए थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। ही हैड फॉट सक्सेसफुली अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव अगेंस्ट black and white people. He had also told that if the struggle was against injustice, अगर कोई injustice हो रहा है उसके against में अगर आप फाइट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप फिजिकली प्रेशर डाल के कभी उसको सुधार नहीं सकते हैं। Rather you have to follow the path of truth. आपको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हिंसा का रास्ता कभी अपनाना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। एक इंसान का सबसे बड़ा धर्म ये है अहिंसा। अहिंसा के रास्ते पर चलोगे तो जरूर विजयी होगे। सो दिस टाइप ऑफ मैसेज दैट गांधी जी वांटेड टू गिव टू द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट गांधी जी had started his political journey to the different parts of the country. In the year 1916, he had traveled to Champaran in Bihar. Do you know why? To support the plantation workers. After that, in the very next year, in the 1917, he had traveled to Kheda in Gujarat to support the peasants movement. In the very successive year, in the next year, I mean in the year 1918, he had traveled to Ahmedabad to organize a satyagraha movement among the cotton mill workers. So these three consecutive journey, महात्मा गांधी जी का ये जो 2016 का जर्नी टू बिहार, 17 का जर्नी टू खेदा इन गुजरात, and in the year 1918 he traveled to Ahmedabad. These three consecutive journey to different parts of the country created a new hope among the common people of India that Gandhiji has come, means he will do something for us. As you know that the First World War had created a large discontentment among people across India. ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये लोगों के मन में गुस्सा और नाराजगी पैदा किया था। देश के कोने कोने से ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज उठने लगे थे। उसी आवाज को दबाने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेड ए लॉ which was known as the Rowlatt Act. It was passed in the year 1919. The act gave the government enormous powers to repress political activities. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. ये जो नया कानून बना ये गवर्नमेंट को बहुत बड़ा पावर दिया। कैसे पावर दिया? इसी पावर के तहत किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं जिनका कोर्ट प्रोसेसिंग नहीं होगा। So in 1919, Gandhiji decided to launch a nationwide protest against such Rowlatt Act. गांधी जी ने ये डिसाइड किए ये तो रूल बहुत खतरा है तो इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जाए।
कैसा प्रदर्शन किया जाए? हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज, रैलीज वर ऑर्गेनाइज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वर क्लोज्ड। रैलीज निकाला गया था, जो रेलवे वर्कर्स जो थे वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, दुकान बाजार सब कुछ बंद हो गया था। Alarmed by the popular uprising, British wanted to clamp down the revolt. ब्रिटिश जब देखा देश भर में आंदोलन चल रहा है, ब्रिटिश ने ये सोचा कहीं 1857 में जैसा अपराइजिंग फिर वैसा तो नहीं हो जाएगा, मन में डर आ गया। लोकल लीडर्स वी आर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, अमृतसर से जो लोकल लीडर थे उन लोग को सब उठाया लिया गया। महात्मा गांधी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, महात्मा गांधी को दिल्ली एंट्री करने में रुका गया। ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन, ये जो लोग जो प्रोसेशन कर रहे थे, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो प्रोसेशन कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ओपन फायर करना शुरू कर दिया। When the British police opened fire on the peaceful procession against Rowlatt Act, the people become more violent. जब पुलिस ये जो पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, उसके ऊपर जब ओपन फायर किया, लोगों का मन में और गुस्सा आ गया, वो लोग और भड़क गए। पीपल थॉट दैट वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन मोर ऑर्गेनाइज्ड वे, सो दे कॉल्ड ऑफ ए मीटिंग इन अमृतसर। लोगों ने ये सोचे कि ब्रिटिश के खिलाफ अगर लड़ना है तो हमें और सही तरीका से और ऑर्गेनाइज्ड वे में लड़ना है, इसलिए वो लोग एक मीटिंग बुलाए। दैट मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 13th अप्रैल 1919 इन ए क्लोज ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। ये मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? अमृतसर के पास एक छोटा जगह था जिसका नाम है जालियांवाला बाग, उसी जगह पे ये मीटिंग बुलाया गया था। इट हैड ओनली वन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, वो जहाँ पर मीटिंग हो रही थी वहाँ जाने के लिए, अंदर जाने के लिए एक ही एंट्री पॉइंट और एक ही एग्जिट पॉइंट था। सम केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, उसी टाइम में अमृतसर में मेला चल रहा था, बैसाखी मेला चल रहा था। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑपरेसिव लॉ, कोई आए थे कि जो गवर्नमेंट का जो ये नया जो रूल बना था, नया जो कानून बना था रॉलेट एक्ट, उसके खिलाफ में प्रदर्शन करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए वो लोग आए थे। मेनी विलेजर्स वेयर अनअवेयर अबाउट द इम्पोज्ड मार्शियल लॉज, लेकिन उस टाइम में अमृतसर में मार्शियल लॉ इम्पोज हुआ था। मार्शियल लॉ मीन्स यू कैन से वन टाइप ऑफ कर्फ्यू लगी हुई थी, लेकिन वो तो गांव का लोग, देहात का लोग, उन लोग को क्या पता है कि कर्फ्यू क्या होता है, मार्शियल लॉ क्या होता है। एट दैट टाइम जनरल डायर एंटर द एरिया एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। जब जनरल डायर को पता चला कि यहाँ मीटिंग चल रही है, अमृतसर में मीटिंग चल रही है, उन्होंने वहाँ गए और जो एग्जिट पॉइंट, जो एक बाहर निकलने का जो गेट था, उसको बंद कर दिए और पुलिस को तुरंत ऑर्डर दे दिए कि ओपन फायर करो, क्राउड के ऊपर, लोगों के ऊपर में ओपन फायर करो। उनका ये मकसद था कि जो सत्याग्रही जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके मन में डर पैदा करने का उनका एक ही मकसद था। उसी इंसिडेंट में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत मतलब हजार लोग मर गए थे। In response to this massacre, crowds came to the street in many North Indian towns. जो नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम टाउन में लोग रास्ते पे आ गए हैं। देयर वी आर स्ट्राइक, लोग स्ट्राइक करना शुरू कर दें, दंगे करना शुरू कर दिए। इवन इफ द पीपल अटैक्ड ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जितना भी सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग थे उसको तोड़ फाड़ दिए, क्योंकि लोगों के मन में तो गुस्सा ही था, बहुत सारा लोग मर गए थे ये जो जालियांवाला बाग मासेकर। बट द गवर्नमेंट रेस्पोंडेड विथ ब्रूटल एक्सप्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट बड़ा सख्त कार्रवाई की। ये जो लोगों ने जो तोड़फाड़ किए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़फाड़ दिए, दंगे किए, स्ट्राइक किए, दुकान बाजार सब कुछ बंद करवा दिए, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट गुस्सा होकर बहुत कड़ी कार्रवाई की। द गवर्नमेंट रेस्पोंडेड विथ ब्रूटल एक्सप्रेशन,
गवर्नमेंट ने बड़ी सख्त कार्रवाई की। क्या किया गवर्नमेंट ने? सत्याग्रहीज वे फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड। जो भी सत्याग्रही थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको बोला गया था कि अपना नाक जमीन पे रगड़ो। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, रास्ते में ऐसे ही क्रॉल करके चलते रहो। एंड टू सैल्यूट ऑल द साहिब, जितना भी सब वाइट पीपल थे, जितना भी सब साहिब थे, सबको सैल्यूट करो। आफ्टर द जालियनवाला बाग मैसेकर, गांधी जी वॉज शॉक्ड। गांधी जी बहुत दुखी हो गए थे। गांधी जी थॉट दैट विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम्स टुगेदर द मूवमेंट कैनॉट बी फ्रूटफुल। गांधी जी ने ये सोचे, जब तक हिंदू और मुस्लिम यूनाइट नहीं होंगे तब तक ये मूवमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ड टू टेक अप खिलाफत इशू। उन्होंने क्या सोचे कि ये दोनों को यूनाइट करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए खिलाफत इशू उठाना पड़ेगा। पहले हमें ये समझना चाहिए कि खिलाफत इशू है क्या। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की का डिफीट हो गया था और ऑटोमन टर्की का रूलर को कलीफ बोला जाता था और जितने सारे मुस्लिम कंट्रीज थे उनको उनका रिलीजियस लीडर मानते थे। देयर वर रूमर्स दैट ए हार्श ट्रीटी इज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्परर। ये एक अफवाह सारा विश्व में फैल गया था। क्या फैल गया था? कि जो विक्टोरियस पावर, दे आर गोइंग टू इम्पोज सम हार्श ट्रीटी ऑन द ऑटोमन एम्पायर। मतलब ये जो वर्ल्ड वॉर में जो विक्टोरियस कंट्रीज थे, जो जीते थे, वो लोग अभी जा रहे हैं ऑटोमन एम्परर का पावर सीज करेंगे। मतलब उनका जो पावर पहले था वो उसको स्क्वीज कर लेंगे। तो ये जो अफवाह सारा देश में फैल गया था, जिसके चलते जितने भी सारी मुस्लिम कंट्रीज थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, इसका विरोध में खड़े उतरे। सो टू डिफेंड द खलीफा's पावर ए कमिटी वाज फॉर्म्ड इन मार्च 1919। तो जो खलीफा का पावर बरकरार रखने के लिए एक कमिटी बनाया गया था। मोहम्मद अली एंड शौकत अली टुक द इनिशिएटिव टू डिस्कस विद महात्मा गांधी। ये जो टू ब्रदर्स, इन्होंने क्या किए, महात्मा गांधी के साथ इस मैटर को डिस्कस करने के लिए आए। Mahatma Gandhi thought that this is the opportunity to unite both Hindus and Muslims under one umbrella. महात्मा गांधी क्या सोचे, यही बढ़िया मौका है जो कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए और टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। So all these incidents are interlinked to one another, just like the vertebral of a human being. That one incident is interlinked to another incident. Please press and subscribe my channel and press the bell icon.